संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेरका की साफल्यम सीरीज में मैं सर्वक भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज एक और बड़े व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराएंगे। वो अपने मुख से अपनी कहानी खुद सुनाएंगी और कैसे कैसे किन किन संघर्षों से व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों में चढ़ता है। बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी और सब कुछ अनुकूल हो हम तभी सफल हों, ऐसा नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफल हुआ जा सकता है। एक ऐसी ही कहानी है। तो आइए बिना देर किए हुए हम नीलम जी को आहूत करते हैं कि वो अपने इस टीजीटी की परीक्षा में जो सफलता प्राप्त किया है आपने, तो उसमें किस किस प्रकार की समस्याएं आती थीं, क्या लोग आपके बारे में पहले कहते थे, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, आपकी रणनीति क्या थी, किस प्रकार की मेहनत करते थे, वो आप सब कुछ बताएंगे। जी नीलम चौरसिया जी। नमः संस्कृताय। मैं नीलम चौरसिया हरदोई ज़िले से टीजीटी में सेलेक्ट हुई हूँ। मैं सर की ये साफल्य वाली सीरीज़ देख के उससे प्रेरित हुई कि मैं भी कुछ कहूँ। मेरी कहानी से शायद प्रेरित होके लोग पढ़ें कि सारा सब कुछ अनुकूल होने से ही पढ़ाई नहीं की जा सकती है। अगर इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम परिस्थितियों से लड़ते हुए इतना निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी मेरी एक कहानी है। मैंने इंटर किया था, हमारा बहुत मन था आगे पढ़ने का, लेकिन हमारे पापा अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण पढ़ा नहीं पाए। हम बहुत कहते थे पापा हम आगे पढ़ना चाहते हैं, और मेरी जितनी भी सहेलियां थी सब आगे ग्रेजुएशन कर चुकी थी। हमको लगा इंटर की पढ़ाई तक पढ़े कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। अगर मैं आगे कुछ करना चाहूँ तो कहीं फॉर्म भी नहीं भर सकती हूँ। यही सोच मैं पापा से हमेशा कहती थी पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पापा अपनी जगह खुद मजबूर थे, नहीं पढ़ा पा रहे थे। जैसा कि हमारे समय में होता कि बस शादी हो जाए लड़कियों की, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पापा ने हमारी शादी कर दी। शादी हमारी तय हो गई थी। हमारे हस्बैंड को पता चला कि इंटर किए हैं, तो उनका मन था कि ग्रेजुएशन करवा दें तो ये कम से कम फुल स्टॉप लग जाए कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो उन्होंने फार्म भर के मेरे पास भिजवाया साइन करने के लिए। जब वो फार्म देखा कि ग्रेजुएशन का मेरे पास आया है तो वहाँ इतनी खुश हो गई कि जो मेरी तमन्ना थी पढ़ने की वो आज पूरी हो जाएगी। तो हमने उस पर साइन कर दिए और मैं बहुत खुश हुई। हमको लगा कि अब हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। हमने ग्रेजुएशन किया। फर्स्ट ईयर जब मेरा हुआ था तो मेरी शादी तय हुई। जब सेकेंड ईयर हुआ तो मेरी शादी हो गई थी, और जब मेरा थर्ड ईयर हुआ तो मेरी बेटी हो गई थी। इस तरह मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। आगे हस्बैंड ने कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ। हमने कहा अब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के भी क्या करेंगे जब आगे कुछ करना नहीं है। फिर उन्होंने कहा एमए कर लो। हमने कहा एमए भी नहीं करेंगे। मेरी पढ़ाई वहीं पे बंद हो गई। और फिर मैं घर गृहस्थी के काम में इतना व्यस्त हो गई, बच्चे हुए उन्हीं में, घर और बच्चे इसी इतना व्यस्त हो गई, फिर पढ़ने पर ध्यान नहीं था। लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जब मेरी बिटिया थोड़ी बड़ी हुई पढ़ने वाले स्कूल में, तो मेरी शादी गांव में हुई थी। हमने कहा हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, कुछ न कुछ ज़रूर कराएंगे। पर क्या कराएंगे ये नहीं पता था, और हम क्या करेंगे ये भी हमको नहीं कुछ पता था। लेकिन मन में एक इच्छा थी कि हम जहाँ हैं वहाँ नहीं रहेंगे, हमको आगे कुछ करना है। और हम गांव छोड़कर जहाँ कस्बा टाइप का था, वहाँ हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर था। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे आ गए। हम रहने लगे किराए के मकान में। फिर और खर्चा बढ़ गया तो उससे दिक्कत ज़्यादा आने लगी। ये हुआ कि अब किस तरह से कैसे घर का खर्चा चलाएं, क्या करें। धीरे धीरे मैनेज करते करते ऐसे एक दिन शादी के 10 साल बाद हमारा बीएड हो गया। जब बीएड कर लिया तो फिर 2011 में वैकेंसी आई 72,000 वाली। उस समय हमारा बेटा हुआ था, कुछ पढ़ाई भी नहीं हो पाई। हमारा पेपर हुआ तो हम उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। उस समय हम बहुत उदास हुए कि एक इच्छा थी कि चलो कुछ कर पाएंगे, और उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कैसे चलेगा घर, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा दिमाग से हम सोचते ज़्यादा है। मेरी आदत सोचने की है। हम सोचते रहते थे, हमेशा दिमाग लगा रहता था कि क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और उसके बाद में ये भी हुआ कि बीएड जो है बंद हो गया है। आगे इसके बाद में कोई वैकेंसी प्राइमरी में है नहीं, और हम ऐसी जगह से रहने वाले हैं कि हमें ये भी नहीं पता था कि आगे बीएड के लिए तो बहुत सारी आगे वैकेंसी होती हैं, जगह होती हैं, फॉर्म डाला जा सकता है, लेकिन ये भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे करके फिर वो भी हमारे दिमाग से निकल गया कि अब बीएड भी बेकार हो गया। हमको लगा इतनी मेहनत से एक डिग्री मिली थी वो भी अब बेकार हो गई, अब किसी लायक नहीं है, हम क्या करेंगे। फिर ऐसे घर गृहस्थी में अपना हो गए। फिर हस्बैंड कहने लगे कि उस समय टेट भी आ गया था, तो हस्बैंड कहने लगे अब टेट करने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शादी के 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की, सब कुछ तो भूल चुके थे, दोबारा से फिर हमको लाइन पे आना था। तो हस्बैंड ने हमारी टेट के लिए कहने लगे यहाँ नहीं, चलो लखनऊ 2-4 महीने रुको, चल के वहीं पढ़ना तो टेट कर लोगे तुम। हमने अपने बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ा, हम और मेरे हस्बैंड लखनऊ में रहने लगे। 3-4 महीने वहाँ रहे, टेट की तैयारी की, लेकिन मेरा 2 नंबर से टेट रह गया, हम टेट नहीं पास कर पाए। फिर हम लौट आए घर। फिर हमको और ज़्यादा निराश हुए कि इतना समय लगाया, इतना पैसा लगाया, हम टेट नहीं पास कर पाए, अब क्या करेंगे। लेकिन हम लगातार फिर घर आके अपना पूरा काम करके बच्चों को स्कूल भेज के जितना समय मिलता था दोपहर के टाइम, घंटे 2 घंटे, उतना मैं अपना टेट में लगी रहती थी। मैं साल भर पढ़ती रही, क्योंकि पता था हर साल टेट आता है, तो हम पढ़ते रहे साल भर। पढ़ते मुझे इतना नॉलेज हो गया कि खुद में विश्वास होने लगा कि अब हम टेट निकाल लेंगे। इस तरह से जब हमारा टेट की वैकेंसी आई तो हमने टेट निकाल लिया और अच्छे नंबरों से निकाला। उसके बाद में ये हुआ कि अब टेट निकाल भी क्या करेंगे, बीएड तो बेकार ही हो गया है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमारे छोटा भाई है, उसने कहा कि दीदी बीपीएड करोगी। हमने कहा चलो बीपीएड कर लेते हैं। तो बीपीएड करने के लिए फिर काउंसलिंग होती है, वो खेल शिक्षक लिए होती है, तो उसमें जो है दौड़ना और कई तरह के स्टेप करने पड़ते हैं, तब उसमें काउंसलिंग होती है, तब एडमिशन होता है। और मेरे बच्चे हो चुके थे, मेरे शरीर में उतनी क्षमता नहीं थी कि मैं दौड़ पाऊँ, मैं इस तरह के स्टेप कर पाऊँ। हम वहाँ गए बीपीएड का काउंसलिंग कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे 6-7 तरह के स्टेप करने थे कि दौड़ना था, 600 मीटर दौड़ना था, और लेट के पुलअप करना था, और ऊपर जो पाइप लगा रहता था उसमें लटक के अपनी चीन को, दाढ़ी को लगाना था उसमें। ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे अंदर जो थी ये था कि किसी तरह से अगर हम निकल जाएंगे, बीपीएड कर लेंगे, तो हो सकता है एक नौकरी मिल जाए, तो मेरे घर की परिस्थितियाँ सही हो जाएं। उन परिस्थितियों के कारण दिमाग में रख के मैं सारे स्टेप पार कर गई। लेकिन आखिरी में जब दौड़ाया 600 मीटर, मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लेकिन फिर हिम्मत करके दौड़े। अब मेरा 555 नंबर बिल्ला लगा हुआ था कि 555 नंबर है इसका, क्योंकि इतने लोग वहाँ काउंसलिंग में आते थे तो नाम से नहीं नंबर से पहचाना जाता था। 555 नंबर लगा हुआ था। अब मैं 600 मीटर दौड़ी, दौड़ते इतना हाफ गई कि यही लगता था कि आप गिर जाएंगे, आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब माइक से वो लोग चिल्लाते थे, वीडियोग्राफी भी होती थी कि हाँ इन लोगों का सिलेक्शन होना है या ये लोग एडमिशन के लिए आए हैं। तो वहाँ से वो चिल्लाने लगे, जो लगे होते थे टीचर, कि 555 नंबर, रुकिए मत, दौड़िए, लगातार दौड़िए। 3 मिनट के अंदर पूरा राउंड पूरा भी करना था, लेकिन 2-4 सेकंड रह गए। उसके बाद में खैर मैं दौड़ के 3 मिनट के अंदर पूरी कर ली। उसके बाद में हमें लगा कि अब हमारे शरीर में कोई क्षमता नहीं रहेगी, ना हम चल पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। फिर हमारा मन करा कि जीभ इतनी सूख गई थी, हालांकि इतना सूख गया था यही लगता था कि कुछ रसीली चीज़ मिल जाए जिसको मैं पी सकूं और मेरा गला थोड़ा सही हो जाए। लेकिन मैं हरदोई से दिल्ली गई थी, वहाँ पे मेरी काउंसलिंग हुई थी, इसलिए किराया विराया सब कुछ सोच के मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं इस तरह। हमने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया, बीपीएड कंप्लीट कर लिया, मेरा एडमिशन हो गया। फिर बीपीएड करके आए, फिर उसमें भी कोई वैकेंसी नहीं आई। तब फिर हम उदास रहने लगे कि अब हम क्या करेंगे। तब उसके बाद में ये वैकेंसी आई कि ये 69,000 वाली बीएड में। तो हमको लगा चलो एक और मौका मिला है हमको, अब हम जो है इसमें पढ़ाई करेंगे, इसमें ज़रूर निकाल लेंगे। लेकिन ये भी मन में था कि टेट तो निकाल लेंगे, लेकिन सुपर टेट में इतने सब्जेक्ट हैं, हम ठहरे संस्कृत वाले, जो मैथ भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, हम कैसे इसको कर पाएंगे, मन में एक डर था। फिर ये हुआ कि हम जिस मकान में किराए से रहते थे, ऊपर एक लोग रिलेशन की उनकी आई थी, वो इलाहाबाद में ही पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में जो है वो जब आई तो हमको पता चला, तो हमने उससे कहा हम अगर इलाहाबाद में पढ़ने आएंगे तो हमको रख लोगी अपने पास, क्योंकि मेरे लिए नई जगह थी और नए लोग थे, हम जानते भी नहीं थे किसी को। तो उसने कहा हाँ भाभी रख लेंगे, क्यों नहीं रख लेंगे। उसको लगा हंसी कर रही हैं,
फिर जब वो वहाँ से चलने लगी तो हमने फिर उससे कहा, हमने कहा हम हंसी नहीं कर रहे, हम सीरियस कर रहे हैं कि हमको रख लोगे, हम आएंगे। हमने हस्बैंड से भी तब नहीं पूछा था। मेरे हस्बैंड की आदत है, मैं जो भी फैसला लेती हूँ लगता है कि सही है, वो कभी मना ही नहीं करते कुछ भी पढ़ने लिखने संबंधित कहूँ। तो उसने कहा हाँ भाभी आप आइए तो हम रख लेंगे। इस तरह से हमने अपने जब वो चली गई अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, हम व्यवस्था करेंगे। हमने कहा फिर घर कैसे चलेगा, बच्चे छोटे छोटे थे, कैसे खाना बनेगा, कैसे पूरा घर की व्यवस्था होगी। घर में भी बहुत सारा काम और जिम्मेदारियाँ होती हैं। मेरे यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था जिम्मेदारी लेने वाला। उन्होंने कहा जब तुम अपना मन बना ली हो तो तुम जाओ पढ़ने के लिए, हम अपना घर और बच्चे जैसे होगा हम संभाल लेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। फिर यहाँ की चिंता यहाँ पे छोड़ दो, अगर पढ़ने जा रही हो तो सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान देना। फिर उन्होंने हमें भेज दिया और हम यहाँ आके रहने लगे। फिर टेट निकाला, उसके बाद में सुपर टेट में हमारा नहीं हो पाया। तो जब सुपर टेट पढ़ने जाती थी वहाँ कुछ लड़कियाँ सर के बारे में बात करती थी, कहती थी कि सर जो है बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं, ये है वो है। तो हमको लगा कि सर जो हैं इसका मतलब सर बहुत अच्छे हैं, तभी तो इतने सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। एक बार अगर हमको मौका मिला तो हम सर के पास पढ़ने ज़रूर जाएंगे। फिर सुपर टेट में जब नहीं हो पाया तो घर चले गए। फिर हमने इनसे कहा, हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पे सुना है कि कोई सर्वज्ञ सर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा मन है कि हम वहाँ पढ़ने जाएं। तो ये कहने लगे कि ठीक है जब तुम्हारा मन है तो फिर जाओ पढ़ने। फिर हम वहाँ घर से आ गए सर के यहाँ कोचिंग करने के लिए। तो हमने इनसे कहा, हमने कहा सर जो है ऑनलाइन भी कोचिंग पढ़ाते हैं लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं है वो वाला जिससे ऑनलाइन पढ़ा जा सके। तो इन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम व्यवस्था करेंगे। फिर उन्होंने किसी तरह से ऑनलाइन फिर उन्होंने फ़ोन की व्यवस्था करी। फिर हम उसको लेके यहाँ चले आए पढ़ने के लिए। सर के यहाँ एडमिशन लिए तो सुपर टेट के बाद मुश्किल से 2016 की परीक्षा थी, 1-1.5 महीने का समय मिला। हमने उसमें पढ़ा, मेरे 105 नंबर आए। तो हमको लगा जब हमने 1-1.5 महीना पढ़ा है सर से तो 105 नंबर आ गए, अगर मैं साल भर पढ़ लूँगी तो आराम से निकाल लूँगी। और संस्कृत मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, पढ़ने में इतना मन लगता है संस्कृत कि अगर हम पढ़ने लगे तो मेरा मन ही नहीं करता कि हम बंद करें। इस तरह से हम संस्कृत पढ़ने के लिए आ गए सर के पास। फिर उसके बाद में जो 2021 की वैकेंसी हुई तो उसमें हमने फिर पढ़ाई करी सर से, साल भर पढ़े, 2019-20 पढ़े। फिर 21 में जब पेपर आए तो मुझे लगा कि अब मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। इस तरह से हमने 2021 में परीक्षा दी और मेरा बहुत अच्छे नंबर से मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने लोग भी हैं अगर नहीं पढ़ना चाहते या किसी परिस्थितिवश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरा स्कूल जहाँ मैं रहती हूँ स्कूल भी बहुत पास में मिल गया। सब ईश्वर की कृपा हो गई। मैं जितनी परेशान थी जीवन से उतनी ही मुझे अब इतनी आराम हो गया। अब लगता है कि मैं बच्चों का भविष्य बना सकूंगी और अपना भी साथ में, और मेरे घर में बस खुशी का ही माहौल होगा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मित्रों, आप देख रहे थे नीलम जी को, और मैं कुछ ना कहूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने सब कुछ कह दिया। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो लोग अपने से हार चुके हैं, जो अपनी परिस्थितियों से हार चुके हैं, जो अपनी घरेलू या सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों से हारे हुए लोग हैं। उनके लिए ये वीडियो मेरे ख्याल से मील का पत्थर होगा। आप इस वीडियो सीरीज का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि कोई हारे नहीं, कोई अपनी परिस्थितियों के तले दबे नहीं, अपनी परिस्थितियों से जीत कर मुझे आगे आना होगा। यह बात इनकी बातों से प्रूफ हुई। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।